आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग डॉक्टर लालपैथ लैब्स कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैथोलॉजी सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेक्टर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लालपैथ लैब्स पिछले एक साल में ऑलमोस्ट अपने टॉप प्राइस 4200 से गिर के ऑलमोस्ट 1966 यानी कि 50% से भी ज़्यादा 1835 उसने लो बॉटम टच किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 4245 था एंड 52 वीक लो 1800 था। सो आधे से भी कम प्राइस पे डॉक्टर लालपैथ लैब्स जैसी कंपनी आ गई थी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है। ये कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है। ऑल ओवर इंडिया इसके लैब्स और कलेक्शन सेंटर्स है। बहुत ही अच्छे से डिजिटलाइज कंपनी है। आपने अगर कभी भी इनकी सर्विसेज ली होंगी तो आपको पता है कि इन्होंने अपने सारे ही सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी प्रोवाइड करी हुई है। एंड इनकी रीच अभी सेंट्रल इंडिया, दैट इज़ मेजरली एनसीआर रीजन। एंड अगर आप लोग इस कंपनी को बहुत अच्छे से फॉलो करते तो आपको पता होगा कि पिछले साल नवंबर के अराउंड इन्होंने सबर्बन डायग्नोस्टिक्स को एक्वायर किया था, जो कि मुंबई बेस्ड एक बहुत नामी, वहाँ पे बहुत ही फेमस, बहुत रेपुटेटेड एक डायग्नोस्टिक चेन है, जिसको फुल कैश डील में डॉक्टर लालपैथ लैब्स ने एक्वायर किया था। सो ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में या इस सेक्टर में कि जिसकी वजह से इस कंपनी ने अराउंड 50% अपना प्राइस लूज़ किया अपने टॉप से। एंड अगर जैसे मुझे टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं आती, मैं हर स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग भी लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो इन दैट केस क्या आपको इस कंपनी में बने रहना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। हम इस चीज़ को पूरा एंड टू एंड गो थ्रू करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि डॉक्टर लालपैथ लैब्स आधा गिरा क्यों, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर लालपैथ लैब्स की पूरी ग्रोथ स्टोरी क्या रही और लास्ट 2-3 साल में कोविड के ड्यूरिंग ये इतना बढ़ा भी क्यों था। तो दोस्तों, डॉक्टर लालपैथ लैब्स का जो कोविड बिजनेस था वो 2020 के बाद अचानक से काफ़ी बढ़ गया, जो कि सारी ही डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल टाइप की जो कंपनीज थी उनके लिए वैलिड है। बिकॉज कोविड आने की वजह से आरटीपीसीआर टेस्ट और आरटीपीसीआर के अलावा भी कुछ और रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, जैसे डी डाइमर टेस्ट, ये सारे टेस्ट काफ़ी बढ़ गए डिमांड में। एंड दैट्स वाई अगर आप डॉक्टर लालपैथ लैब्स के रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमें ध्यान है कि मार्च 2020 के अराउंड कोविड आया था, और अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो अचानक से मार्च 2020 के अराउंड काफ़ी जंप आया 2 साल में इनके प्रॉफिट्स में। एंड जंप ऑल दो मार्च 2022 में भी वैलिड था, क्योंकि सेकेंड वेव जो कोविड का आया वो 2021 जून के अराउंड आया। तो जो प्रॉफिट में जंप और जो कैश में जंप था वो वो बाद में भी कंटिन्यू रहा। सो अगर आप इस कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आपको एक्चुअली देखेगा कि मतलब कंपनी में पैसे वाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें इस कंपनी को जो वैल्यूएशंस मिल रही थी वो जस्टिफाइड नहीं थी। ऑल्दो ये कंपनी बीच में, अगर आप इसका हिस्टोरिक पी रेशियो के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे इस कंपनी को, तो बीच में ये कंपनी काफ़ी हाई पीस पे ट्रेड करने लगी थी। अगर आप इसका 5 साल का पी रेशियो देखेंगे तो मीडियन पी इस कंपनी का हमेशा 54 इसके अराउंड रहता था। बट कोविड के ड्यूरिंग अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में कोविड आने के बाद मार्च 2021 के अराउंड एक टाइम पे ये 108 के प्राइस अर्निंग्स पे भी ट्रेड करने लगी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली था। बट अभी जब इसमें रिसेंट करेक्शन आया तो ये अपने मीडियन पीई से भी नीचे ट्रेड करने लगा था। तो वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी कि ये बहुत ओवर वैल्यूड था। सेकेंड चीज़, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया था जिसकी वजह से इतना ड्रास्टिक रिएक्शन होना चाहिए था मार्केट का। कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत ही डिसेंट रेट से ग्रो कर रहे थे, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे, मार्जिन्स इंटैक्ट थे। अगर आप देखेंगे 24-27%, 25%, इतने बड़े बिजनेस में इतना अच्छा मार्जिन मेंटेन करके रख पाना बहुत ही अच्छी चीज़ थी। ये कंपनी रेगुलरली अपने डिविडेंड्स को पे आउट कर रही थी अपने यूज़र्स को। एंड अगर आप चेक करोगे तो हिस्टोरिकली ये कंपनी जो डिविडेंड पे आउट करती थी वो 1/5 या 1/4 के अराउंड होता था, एंड बाकी जो पैसा था ये कंपनी अपने ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो करती थी। अगर आप इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, जो कि मैं एक्चुअली देखना बहुत प्रेफर करता हूँ, बिकॉज
हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट को जज करने का कोई तरीका नहीं होता, लोग कह देते हैं कि आप मैनेजमेंट को एनालाइज कीजिए, उससे ज़्यादा पता चलेगा। बट मुझे पर्सनली, मैं 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लगा है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे टफ तरीका ये होता है कि हम मैनेजमेंट को जज करें कैसे। तो उसके लिए मैं जो सबसे मुझे सेफ़र तरीका लगता है कि आप उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जज कीजिए, बिकॉज 5 साल 10 साल आर गुड इनफ टाइम जहाँ पे एक कंपनी को हर एक टाइप के अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ा होगा। लाइक कुछ ना कोविड का टाइम आया, डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया, जीएसटी का टाइम आया, कुछ ऐसे टाइम्स आए होंगे जहाँ पे मैक्रोज इनके लिए फेवरेबल नहीं होंगे, इनके अगेंस्ट होंगे। तो अगर 10 साल 5 साल के ड्यूरेशन में कोई कंपनी हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती आई है, तो ये मोर और लेस उस कंपनी के मैनेजमेंट के टूवर्ड्स भी एक अच्छा खासा थम्स अप या अच्छा खासा विश्वास जताता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ ड्राइविंग दिस बिजनेस इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी भी देखा है, इसकी बैलेंस शीट इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। 1425 करोड़ इनके पास रिजर्व्स में, ओनली 532 करोड़ बोरोइंग में। सो इनके पास अभी भी आप देख रहे हो अराउंड 1000 करोड़ है जो कि ये अभी भी बिजनेस में डाल सकते हैं सिर्फ रिजर्व से उठा के। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो 400-500 करोड़ का तो फ्री कैश फ्लो ये लोग ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं। सो इवन इनका जो डेट है वो इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1 साल से ही पूरा का पूरा हटाया जा सकता है। सो बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है कि फिर इन दैट केस अगर इतना सब कुछ सही है इस कंपनी के साथ, तो लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों पिट दिया इस कंपनी को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डायग्नोस्टिक सेक्टर या जो पैथोलॉजी का सेक्टर है उसमें हो क्या रहा है। अगर आप इंडिया का डायग्नोस्टिक मार्केट देखेंगे तो अभी भी 90% से ज़्यादा इंडिया का जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। लालपात लैब्स भी ओनली दिल्ली एनसीआर रीजन में मेजरली सिचुएटेड है, एंड अब सबर्बन के थ्रू थोड़ा सा वेस्टर्न इंडिया में मुंबई में पहुंच रहा है। बट जो मेजॉरिटी सिटीज़ है ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, इन सब में अभी भी लोकल प्लेयर्स के थ्रू डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी चल रही है, जहाँ पे कोई भी लैब्स एनएबीएल एक्रेडिटेड नहीं होते, उनके रिजल्ट्स पे आप कम्प्लीटली ट्रस्ट शायद नहीं कर सकते। एंड डायग्नोस्टिक बिजनेस को आपको एक और तरीके से समझना ये पड़ेगा कि ये बिज़नेस प्राइस गवर्नड बिजनेस नहीं है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी है या आपके किसी पेरेंट या किसी चाहने वाले कोई बीमारी है, आप सबसे सस्ती जगह जाना नहीं प्रेफर करोगे, आप ऐसी जगह जाना प्रेफर करोगे जहाँ पे आपको सही रिजल्ट मिलने का भरोसा हो। क्योंकि पूरे ट्रीटमेंट में जो डायग्नोस्टिक का कॉस्ट है वो एट मैक्स 5 से 10% होता है। मतलब अगर आपको एक टेस्ट कराने में 1000 रुपये का खर्चा आया है, तो मे बी उसकी ट्रीटमेंट में टोटल 10,000 के अराउंड का खर्चा होगा, टेस्ट शायद 1000 में हो गया है। तो डायग्नोस्टिक का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है कि आप उसके लिए सबसे सस्ते प्लेयर पे जाएंगे। तो अभी रिसेंटली पिछले 6-7 महीने में एक जो काइंड ऑफ स्टोरी बनी है कि टाटा 1mg के आने के बाद वो लोग काफ़ी डिस्काउंट में टेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसकी वजह से मार्जिन्स हिट होंगे इस कंपनी की। मुझे वो काफ़ी हद तक सही नहीं लगता है, क्योंकि एक ऐप बना के कुछ टेस्ट डिस्काउंट पे देना और ऑल ओवर इंडिया कलेक्शन सेंटर्स बनाना, लैब्स बनाना जहाँ पे आप उस टेस्ट को प्रोवाइड कर सको, एंड देन एक टर्न अराउंड टाइम जैसे टैट कहते हैं वो कम से कम प्रोवाइड करना। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि जब आपसे कलेक्शन लिया गया सैंपल और जिस टाइम पे आपको रिजल्ट मिला उसके बीच में कितना टाइम गैप है। कुछ सिनेरियोज़ में ये टाइम गैप कैन लीड टू ह्यूज रिजल्ट्स इन द लाइफ ऑफ ए पेशेंट। अगर आपको कोई लैब एक दिन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है तो आप वहाँ 100 रुपये ज़्यादा दे के टेस्ट कराओगे, रादर देन किसी ऐसे लैब में जहाँ पे एक तो आपको डिजिटली शायद वो रिपोर्ट मिल नहीं रहा, आपको बार बार लैब में जाके पूछना पड़ रहा है, एंड देन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप वैसी जगह नहीं देना चाहोगे अपना इम्पॉर्टेंट टेस्ट वगैरह। तो ये पूरा जो इंडस्ट्री है कम्प्लीटली प्राइस गवर्न तो नहीं है या कमोडिटाइज तो नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। तो जो टाटा 1mg के आने से लोगों में फियर था कि वो उनका प्रॉफिट मार्जिन खा जाएगा, वो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज उसका सेंसिबली कोई लॉजिक बन नहीं रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टाटा 1mg भी सारे के सारे टेस्ट डिस्काउंट पे नहीं दे रही थी, वो बहुत बेसिक टेस्ट डिस्काउंट पे दे रही थी, लाइक थायराइड वगैरह एंड CBC टेस्ट। तो ये बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं, बट पैथोलॉजी इज़ मोर अबाउट, वहाँ पे 400-500 टेस्ट होते हैं जो बहुत सीरियस बीमारियों को भी डायग्नोस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उन टेस्ट को वो सस्ते में दे नहीं रहे, एंड सेकेंडली उसको सस्ते में वो बहुत दिनों तक डिस्काउंट में जो अभी टेस्ट दे रहे हैं वो भी नहीं दे सकते, बिकॉज वो होम डिलीवरी होम कलेक्शन करके 100 रुपये में CBC आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। 150-200 रुपये तो जो बंदा भेज रहे हो
ब्लड कलेक्ट करने के लिए उसकी फ़ीस होगी, बिकॉज वो भी एक स्किल्ड प्रोफेशनल है, उसको आप 10 रुपये 20 रुपये नहीं पे कर सकते एक कलेक्शन सेंटर के लिए। तो एक तो वो टाटा 1mg भी सस्टेन नहीं करेगा, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू द मार्केट, दैट्स वाई दे आर प्रोवाइडिंग दैट डिस्काउंट, बट ये लॉन्ग रन प्ले नहीं है टाटा 1mg की तरफ से। एंड मुझे लगता है ये नॉइज़ ज़्यादा है, इससे लालपात लैब्स के बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सेकंड चीज़ है जिसका मुझे लगता है कि एक्चुअली इनके बिज़नेस से फ़र्क पड़ सकता है, दैट इज़ कि बिकॉज जो डायग्नोस्टिक का बिज़नेस है ये बहुत हाई मार्जिन बिज़नेस है। हमने देखा कि ये कंपनी जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास भी अराउंड 25% 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। तो इसकी वजह से जो कुछ हॉस्पिटल चेन्स है या फार्मास्यूटिकल चेन्स है, नाउ उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये बिज़नेस अभी भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसा कि मैंने बोला 90% स्टोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वो ट्राई कर रहे हैं इस बिज़नेस में घुसने का एंड इसका प्रॉफिट शेयर ले जाने का। तो अगर आप अभी देखेंगे तो इंडिया में ल्यूपिन ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो 100 लैब्स ओपन करेंगे इंडिया में इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। देन अगर आप चेक करेंगे कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 14-15% से ये डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एंड इवेंचुअली ये भी होगा कि जो मेजॉरिटी अनऑर्गेनाइज्ड लैब्स है वो हट के इसके अंदर आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाएंगे। सो इस पूरे ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि अगर न्यू प्लेयर्स आते भी हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट मार्जिन थोड़े टाइम के लिए कम हो, बट इंडिया में अभी भी डायग्नोस्टिक का जो सेक्टर है वो इतना अंडर सर्व्ड है। आप किसी भी छोटे शहर में जाओ, आपको डायग्नोस्टिक चेन्स मिलती ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर ये प्लेयर्स आते हैं तो एक तो इससे लोगों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी रिगार्डिंग कि आपको डायग्नोस्टिक करवाना चाहिए, आपको रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए, तो उसकी वजह से भी इनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। एंड सेकेंडली अभी भी इंडिया इतना अंडर सर्व्ड है कि 2-3 बड़े प्लेयर्स अगर इस मार्केट में आते भी है तो भी इतना लंबा रनवे है इन प्लेयर्स के पास ग्रो करने का। मुझे लगता है कि अगर आप किसी बड़े डेवलप्ड इकॉनमीज़ में देखेंगे, लाइक आप छोटी कंट्रीज़ देख लीजिए, लाइक यूरोप की कंट्रीज़ है या सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे डायग्नोस्टिक इतना प्ले करता है। हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक अभी कुछ नहीं, पेनिट्रेशन है ही नहीं डायग्नोस्टिक बिजनेसेस की। तो रनवे अगले 25, 30, 40 सालों के लिए डायग्नोस्टिक बिजनेसेस का इंडिया में बहुत अच्छा एकदम लेड आउट है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे आप अगर मेरी बात करें तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि किसी भी कंपनी में आपको तब तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आपको ये लगता है कि आप उसको 15-20 साल होल्ड ना करें, क्योंकि जो मीनिंगफुल पैसा है ना वो तभी बनेगा। आप 10,000, 20,000, 1 लाख कमा के आज की दुनिया में आपके लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपना, अगर आप टाइम लगा रहे हैं एक बिज़नेस को पढ़ने में, उसको जज करने में, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस बिज़नेस के पास ग्रोथ रनवे क्या है, क्या वो बिज़नेस अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल इंडिया में ग्रो कर सकती है या सस्टेन कर सकती है। तो लालपात लैब्स से डायग्नोस्टिक बिजनेस के साथ मुझे लगता है कि ये सस्टेन तो करेगी ही करेगी, ये बहुत तेज़ी ग्रो भी कर सकती है अगले 20-25 साल तक। एंड स्पेशली लालपात लैब्स के पास एक पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। दे नो हाउ टू रन दिस बिजनेस, दे नो कि नए लैब्स कैसे एस्टैब्लिश करने हैं, उन्हें ये पता है कि कलेक्शन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे डालने हैं, उनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो हर साल उनका बिज़नेस बनाता है, तो वो अपने बिज़नेस को उसी कैश के थ्रू ग्रो भी कर सकते हैं, उनको डेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है आगे भी। सो इन वजहों से मुझे लगता है कि डॉक्टर लालपात लैब्स में बहुत अच्छा चांस है ये नए इन्वेस्टमेंट्स करने का। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में सारे पैसे डाल दो, बट ये एक बिज़नेस मुझे ऐसा लगता है जो कि इंडिया में अगले 20 साल 25 साल में बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है। अगेन आप लोग खुद का फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूर करो, सिर्फ मेरे कहने पे मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो आप खुद का ड्यू डिलिजेंस करो एंड देन ही इन्वेस्ट करो। बट बिजनेसेस को, जो मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मैं बिजनेसेस को जब जज करता हूँ तो मेरी मेंटालिटी क्या है। मुझे एक बहुत अच्छा लेक्चर लगा था, मैंने मोहनीश पबराई जी का लेक्चर सुना था, उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दिया था, आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अवेलेबल है। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने इंडियन मार्केट्स में इनिशियली इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने सिर्फ 4 फर्म्स में किया था, कोटक बैंक, आई थिंक DHL एंड एक था सत्यम कंप्यूटर्स, एंड उनके पास $1 मिलियन थे US में उस टाइम पे। उसका उन्होंने शायद
2% या 3% इंडिया में इन्वेस्ट किया था, और 5 साल के अंदर उनका सत्यम कंप्यूटर्स वाला जो बिज़नेस था वो 100 टाइम्स बढ़ गया था। तो जब 5, और बाकी जो कोटक बैंक और DHL वाला बिज़नेस था वो उतना बढ़ा नहीं था, तो उन्होंने 5 साल के बाद उन्होंने सोचा कि यार मेरा टोटल पोर्टफोलियो 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं पूरा इंडिया से निकाल के चला जाता हूँ। एंड अब वो बोलते हैं कि मुझे अब समझ नहीं आता कि मैंने वो बिज़नेसेस क्यों बेचे। कोटक बैंक और DHL दोनों इतने अच्छे बिज़नेसेस थे, वो अब उस टाइम के बाद अराउंड 80x 90x हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ है कि इंडिया बहुत ग्रो करेगी अगले 15-20 साल में, अगर हमारी कंट्रीज जिस तरीके से अभी चल रही है ऐसे चलती रही। इंडिया चाइना से बहुत सारा पैसा चाइना के बजाय इंडिया में आना शुरू होगा। इंडिया डेमोक्रेसी है, पूरा वर्ल्ड इंडिया के टुवर्ड्स देख रहा है कि ये नेक्स्ट सुपर पावर के तरफ बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे आएगी। इंडिया के लिए अगले 10-15-20 साल गोल्डन हो सकते हैं। तो आप लोग छोटे ड्रीम्स की वजह से या छोटे प्रॉफिट्स की वजह से बिगर पिक्चर मत मिस करो। अगर आप किसी बिज़नेस में घुस रहे हो तो ट्राई कि आपका कन्विक्शन पूरा हो, एंड देन उसके अंदर आप 15-20 साल के लिए घुसो, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में गॉड नोस कितना पैसा बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो इस बिज़नेस का, एंड आप लोगों को ऐसा लगता हो कि लालपत लैब्स के बिज़नेस में भी आगे इन्वेस्ट करना चाहिए जैसा कि मेरा ओपिनियन है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड किसी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों पे अगर आपको डिस्कशन करना है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो प्लीज़ मुझे पिंग कीजिएगा यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के थ्रू, एंड मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। अगेन, मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, मैं ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, तो अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें होगी तो मैं उस पर हेल्प नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।